सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारी इस करंट अफेयर्स की श्रृंखला में। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध आपकी यूपीएससी परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स होते हैं उन्हें हमें तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में। अब पिछले एक सप्ताह में बहुत कुछ घटित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित। तो 30 मार्च से लेके 5 अप्रैल तक जो जो कुछ घटित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। अब पिछले एक सप्ताह में कुछ बहुत ज्यादा नहीं घटित हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड या भारत की विदेश नीति से रिलेटेड, फिर भी दो चार चीजें हुई हैं, उन पे चर्चा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन पे चर्चा कर लेते हैं। पहले ये देख लेते हैं किन किन विषयों पे हम चर्चा करेंगे आज के लेक्चर में। तो आज की विषय सूची देख लेते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए यानी कि मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए। व्यापार 5 वर्षों में दुगना होने की संभावना है। इस संधि की वजह से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार दुगना होने की संभावना है और भारत में इस संधि की वजह से 5 सालों में ऐसा कहा जा रहा है कि 5 सालों में 10 लाख नई नौकरियों का निर्माण होगा। तो यह संधि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इस संधि में क्या क्या है आपकी मुख्य और प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में मुक्त व्यापार संधि पर हस्ताक्षर किए गए। व्यापार में वृद्धि होगी, इससे 5 सालों में दुगना होने की संभावना है और 10 लाख नई नौकरियां भारत में हो सकती हैं, पैदा हो सकती हैं। एक तो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे और अच्छे से इस विषय को खंगोल के देखेंगे अच्छे से। दूसरा विषय होगा एक मजबूत बिम्स्टेक की खोज में खाड़ी की ब्रिजिंग। बंगाल की खाड़ी से संबंधित है ये बिम्स्टेक। ठीक है, तो बिम्स्टेक की इस बार जो बिम्स्टेक को होस्ट कर रहे हैं वो है श्रीलंका। तो बिम्स्टेक क्या है, भारत की विदेश नीति में इसका क्या योगदान है, उस पे हम चर्चा करेंगे। और बिम्स्टेक है क्या, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सवाल प्रारंभिक परीक्षा में इससे आ सकते हैं। ठीक है, तो यही 2 विषयों पे ज्यादातर हमारी चर्चा होगी, इन्हीं 2 विषयों तक सीमित होगी हमारी चर्चा, बिकॉज इस पूरे पिछले सप्ताह में ज्यादा विषय नहीं आए हैं। ठीक है, फिर प्रीलिम्स के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुछ प्रश्न आप ही के अभ्यास के लिए और मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आप ही के अभ्यास के लिए हम उन्हें देखेंगे इस लेक्चर के अंत में। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के पहले विषय पे चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया साइन एफटीए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एफटीए पे हस्ताक्षर किए हैं। अब ये एफटीए क्या है? एफटीए है मुक्त व्यापार संधि। मुक्त व्यापार संधि 2 देशों को निकट लाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसका बहुत ज्यादा योगदान है। तो हम ये देखते हैं कि मुक्त व्यापार संधि से भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों को क्या क्या फायदे, क्या क्या लाभ पहुंचने वाले हैं। पर उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए। दार्शनिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें, ये जितनी भी संधियां होती हैं देशों के बीच में, इनके पीछे का दार्शनिक दृष्टिकोण क्या है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से देखो। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो जितने भी विकसित देश थे जो उस युद्ध में सम्मिलित थे, जितने भी विकसित देश थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि तीसरे विश्व युद्ध की नौबत ना आ सके, इसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो तीसरा विश्व युद्ध की नौबत ना आ सके उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। पहले तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ, यूएन जिसे हम कहते हैं। यूएन का एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि ऐसे कोई भी समीकरण ना बने जिससे तीसरा विश्व युद्ध होने की संभावना बने। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ जिससे तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को रोका जा सके। ठीक है, फिर एक दार्शनिक दृष्टिकोण उठा, बहुत सारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके बीच एक दार्शनिक दृष्टिकोण ये उठा कि देखो, तीसरे विश्व युद्ध के समीकरण तब बन सकते हैं अगर देशों के बीच में निकटता ना हो। जितने भी देश हैं वो बहुत दूर दूर हैं एक दूसरे से। अब जितने भी देश हैं उनके बीच में निकटता लाने के लिए आप एक तरीका यूज कर सकते हो, एक तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, और वो तरीका है अर्थशास्त्र का।
आर्थिक निकटता अगर देशों के बीच में होगी तो देश एक दूसरे पे आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेंगे। सोचा यह गया था कि अगर आर्थिक निकटता बढ़ जाए सभी देशों के बीच में तो उनकी आर्थिक निर्भरता भी बढ़ जाएगी एक दूसरे के ऊपर, और जब आर्थिक निर्भरता होती है दो देशों के बीच में तो वो एक दूसरे पे आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचते हैं, क्योंकि उस युद्ध का आर्थिक नुकसान उन्हें भी भोगना पड़ सकता है। आप जानते ही हो, आप खबरों में सुन भी रहे हो कि रशिया ने जो यूक्रेन पे आक्रमण किया था उसका रशिया पे आर्थिक नुकसान हो रहा है। रशिया को बहुत सारा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है, यूक्रेन को भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। वह अलग चर्चा है कि रशिया वो आर्थिक नुकसान उठाने के लिए तैयार था, पर वह अलग विषय है, उस पर हम चर्चा कभी बाद में करेंगे। पर सोचा यह गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद कि अगर आर्थिक निकटता हो जाए देशों के बीच में, आर्थिक निर्भरता बढ़ जाए देशों के बीच में, तो क्या होगा, वो युद्ध करने से पहले, आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेंगे। और ऐसे ही हम तीसरे विश्व युद्ध को टाल सकते हैं। ऐसे समीकरण बनने ही नहीं दे सकते कि जिससे तीसरा विश्व युद्ध हो सके। ठीक है, अब इस दिशा में बहुत सारे कदम उठाए गए। एक तो विश्व बैंक की स्थापना की गई। वर्ल्ड बैंक जिसे कहते हैं, विश्व बैंक की स्थापना की गई। दूसरा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी स्थापना की गई। सोचा यह जा रहा था कि देशों के बीच में आर्थिक निर्भरता बढ़े, उसके लिए आपको कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने की जरूरत थी। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष वह संगठन थे। एक और संगठन पे चर्चा चल रही थी। वो संगठन क्या था? वो संगठन ये था कि इसके पीछे भी एक दार्शनिक दृष्टिकोण है। लोग ये मानते थे कि देशों के बीच में आर्थिक निर्भरता व्यापार के जरिए हो सकती है, व्यापार के द्वारा हो सकती है। यदि देशों में मुक्त व्यापार बढ़ जाए तो देश आपस में एक दूसरे पर आर्थिक रूप से निर्भर हो जाएंगे। तो पूरे विश्व में आर्थिक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, मुक्त आर्थिक व्यापार तो नहीं, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आपने एक और संगठन का निर्माण किया जिसका नाम था गैट। और यही गैट 1948-39 के साल में ये संगठन बना था, और यही गैट 1995 में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन बना। अब विश्व व्यापार संगठन का मुख्य उद्देश्य था मुक्त व्यापार, सभी देशों के बीच में मुक्त व्यापार हो सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। क्योंकि सारे यही मानते थे कि अगर मुक्त व्यापार बढ़ जाए तो आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी देशों के बीच में, और जब आर्थिक निर्भरता बढ़ेगी देशों के बीच में तो वो देश एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, एक दूसरे पे आक्रमण करने से पहले 100 बार सोचेंगे, और हम ऐसे तीसरे विश्व युद्ध के समीकरण को टाल सकते हैं। अब आज के समय में WTO पे बहुत सारे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, इसकी सक्षमता पे सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। बहुत सारे लोग तो ये कह रहे हैं कि ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। आज भी मुक्त व्यापार का जो सिचुएशन है वो इतनी ज्यादा सही नहीं है। विश्व व्यापार संगठन सफल नहीं हुआ है, इसकी सक्षमता पे बहुत सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, पर वो भी एक अलग चर्चा है, उस पे भी हम कभी बाद में बात करेंगे। आज बस आपको समझना है इन सभी संगठनों के पीछे का दार्शनिक दृष्टिकोण। आर्थिक निकटता, आर्थिक निर्भरता बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्थिक निर्भरता वो नींव है जिसके ऊपर आप दो देशों को निकट ला सकते हैं, उसके समीकरण बना सकते हैं। तो आर्थिक निर्भरता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दो देशों के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध होते हैं, बायलैटरल संबंध होते हैं दो देशों के बीच में, उसको भी स्थापित करने से पहले यही सोचा जाता है, इसी दृष्टिकोण से काम किया जाता है। अब देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के बहुत करीब आना चाहते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण तो यह है कि दोनों देशों की विदेश नीति में चीन फैक्टर का बहुत ज्यादा बड़ा योगदान है। चीन फैक्टर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों देश चीन को हटाना चाहते हैं, चीन के बढ़ते इन्फ्लुएंस को हटाना चाहते हैं। खास करके
हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर बहुत ज्यादा रणनीतिक तौर पे सभी देशों की विदेश नीतियों के तौर से के रूप से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण महासागर हैं यही दोनों महासागर। और इस क्षेत्र में चाइना की पकड़ ज्यादा मजबूत ना हो जाए, इसीलिए बाकी सभी देश जो चाइना के प्रतिद्वंदी हैं वो चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रहे हैं और एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने तो क्वाड जैसे एक संगठन का निर्माण भी किया है। इसी दिशा में बहुत सारे कदम लिए जा रहे हैं। उन्हीं कदमों में से एक कदम है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के निकट आ जाएं। अब जैसे मैंने आपको उसी दार्शनिक दृष्टिकोण की बात की थी, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी दो देश अगर एक दूसरे के निकट आना चाहते हैं तो उसकी नींव रखी जाती है आर्थिक रूप से। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया जो करीब आना चाहते हैं उसकी भी नींव रखी जा रही है, और वो नींव कैसे रखी जा रही है? वो नींव रखी जा रही है व्यापार से। दोनों देश अपने बीच मुक्त व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, अभी तक दोनों देशों के बीच में मुक्त व्यापार इतना ज्यादा नहीं था। कुछ चीजें भारत को पसंद आ रही थी, कुछ चीजें ऑस्ट्रेलिया को नापसंद आ रही थी, इसलिए दोनों देशों के बीच में संधि नहीं हो पा रही थी, समझौता नहीं हो पा रहा था। पर आज चीन फैक्टर बहुत ज्यादा बड़ा है प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में, और हिंद महासागर प्रशांत महासागर में चीन को रोकने के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ समझौता करने को तैयार हो गए हैं। और उस समझौते में पहला कदम है दोनों के बीच में ये जो FTA हो रहा है। अब FTA क्या होता है ये ध्यान से आपको समझने की जरूरत है, उसी से आप समझ जाएंगे कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया को क्या फायदा होने जा रहा है। दार्शनिक दृष्टिकोण अब आप समझ चुके हैं, आप रणनीतिक दृष्टिकोण भी समझ चुके हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का, विदेश नीति के रूप से भी आप समझ चुके हैं वह ये कदम क्यों उठा रहे हैं, ये भी आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं मुक्त व्यापार संधि के बारे में, FTA। देखो, दो देशों के बीच में जो आयात निर्यात होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, जो व्यापार होता है, उसमें दोनों देश ना एक दूसरे की वस्तुओं पे या सेवाओं में व्यापार करते हैं। भारत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया से आयातित करता है, ऑस्ट्रेलिया बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत में बनती हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं जो वो भारत से आयातित करता है। दोनों के बीच में आयात निर्यात चल रहा है। पर आपको पता है, जो भी चीजें भारत में जिन देशों से जो वस्तुएं आती हैं, जो सेवाओं का व्यापार होता है, उन पे भारत एक कर लगाता है, एक टैक्स लगाता है, जिसे हम कस्टम ड्यूटी कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से जो भी सामान आएगा उस पे भारत एक कर लगाएगा, और चाइना से भी जो सामान आएगा, चीन से भी जो सामान आएगा, अमेरिका से जो सामान आएगा, जो भी आयात निर्यात होता है, सभी देश आयात निर्यात पे एक कर लगाते हैं, एक टैक्स लगाते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उस टैक्स का उद्देश्य है घरेलू उत्पादकों को सुरक्षित रखना। जैसे मैं आपको चीन का एग्जाम्पल दे देता हूं। देखो, चीन ना बहुत सस्ती वस्तुएं बनाता है, और वही सस्ती वस्तुएं वो हिंदुस्तान में आके, भारत में आके बेचता है। अब वही सेम वस्तुएं जो हमारे घरेलू उत्पादक बना रहे हैं वो सुरक्षित नहीं महसूस करते, क्योंकि चीन बहुत ही सस्ती वस्तुएं बना रहा है और भारत में बेच रहा है, जिससे घरेलू उत्पादकों को सुरक्षित करना भारत का कर्तव्य है। अब भारत चीन से आयातित वस्तुओं पे एक टैक्स लगा देता है, जिसकी वजह से चीन से आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं, और घरेलू उत्पादक, उन्हीं वस्तुओं के घरेलू उत्पादक, भारत के घरेलू उत्पादक सुरक्षित महसूस करते हैं। अब वो कंपीट कर सकते हैं मार्केट में, ठीक है, बाजार में। तो ये आयात निर्यात पे कर लगाया जाता है। अब जब दो देश मुक्त व्यापार संधि करते हैं, FTA करते हैं, उसमें वह इस कर को ही हटा देते हैं। अब अगर भारत और ऑस्ट्रेलिया FTA कर लें, तो भारत से बहुत सारे जो वस्तुएं हैं, भारत से बहुत सारी जो सेवाएं हैं जो ऑस्ट्रेलिया में खरीदी जाती है, जिनकी ऑस्ट्रेलिया में मांग है, उन पे ऑस्ट्रेलिया जो कर लगाता था, उन पे ऑस्ट्रेलिया जो शुल्क लगाता था, वह ऑस्ट्रेलिया उस शुल्क को बिल्कुल खत्म कर देगा। यानी कि दोनों देशों के बीच में ज्यादातर वस्तुएं और सेवाओं का जो व्यापार हो रहा है वो निःशुल्क होगा। उससे होगा क्या? अब भारत की वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया में सस्ती बिकेंगी,
जिससे, और आप जानते हो जब भी किसी चीज का दाम कम होता है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। तो अगर भारत की वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया में सस्ती बिकेंगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भारत से निर्यात जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है वस्तुओं का, उसको निशुल्क कर दिया है। इससे भारत की वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया में सस्ती हो गई हैं, भारत की वस्तुओं की मांग ज्यादा बढ़ेगी, जिससे भारत के उत्पादकों को फायदा पहुंचेगा। वो और नए कारखाने खोलेंगे, उन नए कारखानों में नए लोगों को नौकरी देंगे। तभी हम कह रहे हैं ना कि इस एफटीए की वजह से 10 लाख नई नौकरियों का निर्माण होगा। क्यों? क्योंकि भारत के जो वस्तुएं हैं, भारत की जो सेवाएं हैं, जिन्हें खरीदा जा रहा था ऑस्ट्रेलिया में, अब वो सस्ती हो जाएंगी। सस्ती होने के कारण उनकी मांग बढ़ जाएगी। मांग बढ़ने के कारण भारत में उनका उत्पाद बढ़ेगा। उत्पाद बढ़ने के कारण भारत में और नए कारखाने खोले जाएंगे। उन कारखानों में नए लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। तो भारत को इसका फायदा होगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि हम आपका अगर फायदा पहुंचा रहे हैं, लाभ पहुंचा रहे हैं, तो आपको भी हमें लाभ पहुंचाना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया से जो भी वस्तुएं भारत में आ रही हैं, उनको भी भारत निशुल्क रखेगा, उन पे भी कोई कर नहीं लगाएगा, जिससे ऑस्ट्रेलिया से आती हुई वस्तुओं के भी मांग भारत में बढ़ेगी। क्योंकि अब उन पे शुल्क नहीं लग रहा है उन पे, तो अब वो सस्ती हो जाएंगी, भारत में उनकी मांग बढ़ेगी, ऑस्ट्रेलिया के व्यापारियों को भी फायदा पहुंचेगा। तो ये जो एफटीए किया जाता है, मुक्त व्यापार संधि की जाती है, उससे दोनों देशों के व्यापारियों को फायदा पहुंचता है, दोनों देशों की आर्थिक व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचता है। ठीक है, तो इस एफटीए के पीछे का दार्शनिक दृष्टिकोण आप समझ गए। ये दोनों देश आपस में अपनी निकटता बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा, ये दोनों देश एक दूसरे को आर्थिक फायदा भी पहुंचाना चाहते हैं, और इसी एफटीए से आर्थिक फायदा पहुंचेगा। भारत में उत्पादन बढ़ेगा, बहुत सारी वस्तुओं का, बहुत सारी सेवाओं का। ऑस्ट्रेलिया में उत्पादन बढ़ेगा, बहुत सारी वस्तुओं का, बहुत सारी सेवाओं का, जिससे दोनों देशों की जीडीपी बढ़ेगी और दोनों देशों में नई नौकरियों का निर्माण होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो दोनों देशों को आर्थिक फायदा भी पहुंच रहा है, रणनीतिक फायदा भी पहुंच रहा है, विदेश नीति के रूप से अगर हम देखें। ठीक है, अब इस एफटीए में क्या क्या होगा उसे समझते हैं। ठीक है, अब अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 5 सालों में इसी एफटीए से दोनों देशों के बीच में व्यापार 40 से 45 अमेरिकी डॉलर हो जाएगा। अभी 27 अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, तो दुगना होने की संभावना है और 10 लाख नई नौकरियां आ रही हैं। ठीक है, ये देखिए 45 से 50 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है, जो लगभग 27 बिलियन डॉलर से अधिक है, और भारत में 1 मिलियन यानी कि 10 लाख से अधिक नौकरियां भी पैदा होंगी। यह समझौता ऑस्ट्रेलिया के निर्यात का लगभग 85% हिस्सा भारतीय बाजार में शून्य शुल्क पहुंचाने में वो करेगा, हेल्प करेगा। देखो, अब सारी वस्तुओं को निशुल्क नहीं किया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो एफटीए है, ये जो मुक्त व्यापार संधि है, इसमें भारत जो ऑस्ट्रेलिया को वस्तुएं और सेवाएं बेचता है, 96% वस्तुएं और सेवाएं जो भारत ऑस्ट्रेलिया में बेचता है, उनको निशुल्क किया गया है। सभी वस्तुओं और सेवाओं को निशुल्क नहीं किया गया है, सिर्फ 96% वस्तुओं और सेवाओं को निशुल्क किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया से भारत की तरफ निर्यातित जितनी भी वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं, उनमें से 85% भारत उसे निशुल्क करेगा। तो भारत को ज्यादा फायदा पहुंच रहा है। देखो, भारत बेसिकली देखा जाए तो भारत क्या क्या बेचता है। भारत ऑस्ट्रेलिया को रत्न और आभूषण, वस्त्र, परिधान और चमड़ा, इनमें व्यापार भारत का बहुत ज्यादा है। भारत इन क्षेत्रों से संबंधित वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया में बेचता है। ठीक है, तो भारत की पकड़ इन क्षेत्रों पे है। रत्न और आभूषण क्षेत्र में भारत की पकड़ अच्छी खासी है, यहां से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं भारत ऑस्ट्रेलिया में बेचता है। वस्त्र का जो क्षेत्र है, उसमें भारत की बहुत अच्छी खासी पकड़ है। परिधान और चमड़े का जो क्षेत्र है, उसमें भारत की पकड़ है। तो ये जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्र में जो उद्योगपति हैं, इन क्षेत्रों में जो उद्योगपति काम कर रहे हैं, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। उनके लिए एक नया बाजार खुल गया है, ऑस्ट्रेलिया का बाजार खुल गया है। यहीं पे अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में किन क्षेत्रों को फायदा मिलने वाला है, ऑस्ट्रेलिया के किन क्षेत्रों के लिए भारत का बाजार खुल गया है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया वाइन,
शराब, बादाम, दाल और कुछ फलों पर कम शुल्क की पहुंच भी शामिल है। ठीक है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया भारत को हमने अर्थव्यवस्था के लेक्चर में भी, करंट अफेयर्स के लेक्चर में भी कवर किया था कि ऑस्ट्रेलिया से भारत बहुत सारा कोयला आयातित करता है ना। तो ऑस्ट्रेलिया भारत को कोयला बेचता है, भेड़ का मांस और ऊन आदि शामिल है। तो ये चीजें ऑस्ट्रेलिया से निर्यातित की जाती हैं भारत की तरफ। समझौते के तहत 5 वर्षों में भारतीय वस्तुओं के लिए शून्य शुल्क पहुंचना को 100% तक बढ़ाने की तैयारी है। अच्छा, बात यह भी चल रही है, दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें यह भी बात चली है कि दोनों देशों के बीच में जो वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात हो रहा है उसमें भारत जो जो वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया में बेच रहा है 100% वस्तुओं पर निःशुल्क, शून्य शुल्क कर दिया जाएगा। ठीक है। अभी तो 96% है, 100% तक उसे लेके जाएंगे। ठीक है। अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो रिश्ते हैं, जो संबंध हैं, उनकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बैकग्राउंड देख लेते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंध हैं जो हाल के वर्षों में परिवर्तनकारी विकास से गुजरे हैं, एक सकारात्मक ट्रैक के साथ विकसित हुए हैं। यह एक दोस्ताना साझेदारी में विकसित हुए हैं। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दो देशों को अगर निकट आना है, एक दूसरे के समीप आना है, तो उसकी नींव रखी जाती है अर्थशास्त्र से, अर्थव्यवस्था से। और अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यापार। तो दो देशों के बीच में निकटता की जो नींव है वो व्यापार से रखी जाती है। ठीक है। तभी ये मुक्त व्यापार संधि हुई है, एफटीए हुआ है। चलिए, ये आप पढ़ लीजिएगा नोट्स में से। हाँ जी, हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए वाटरशेड मोमेंट, यानी कि एक ऐतिहासिक क्षण है ये। देखिए, ऐतिहासिक क्षण इसे क्यों कह रहे हैं? पिछले 10 सालों में भारत किसी भी विकसित देश के साथ एक एफटीए नहीं कर पाया है। हमने बहुत सारे और छोटे छोटे देशों के साथ एफटीए जरूर किए हैं, पर किसी विकसित देश के साथ हमने एफटीए नहीं किया है। ऑस्ट्रेलिया इन 10 सालों में पहला ऐसा विकसित देश है जिसके साथ हम एफटीए करने जा रहे हैं, और अब इसके साथ तो ये कड़ी पूरी तरह खुल जाएगी। आज हम ऑस्ट्रेलिया के साथ कर रहे हैं और भविष्य में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि फिर उसके बाद हमने एफटीए इजराइल, कनाडा, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ के साथ एफटीए पे काम करने जा रहे हैं, और अभी कुछ ही दिनों में यूएई के साथ हम एफटीए कर लेंगे। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अच्छी शुरुआत हो रही है जिसमें हम विकसित देशों के साथ एफटीए कर पाएंगे। ठीक है। मोदी जी ने कहा है यह वास्तव में हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक वाटरशेड मोमेंट है। वाटरशेड मोमेंट अगेन ऐतिहासिक क्षण है। इस समझौते से दोनों देशों के लिए छात्रों, पेशावरों और पर्यटकों के आदान प्रदान करना आसान हो जाएगा, जो दोनों देशों के आपसी संबंधों को मजबूत करेगा। देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि ये जो मुक्त व्यापार संधि हुई है, ये जो एफटीए हुआ है, इसमें वस्तुएं और जो आपकी सेवाएं हैं, दोनों का आयात निर्यात स्वतंत्र होगा, मुक्त होगा। ठीक है। दोनों के आयात निर्यात को बढ़ोतरी मिलेगी। अब वस्तुओं के आयात निर्यात को तो आप समझ चुके हैं। सेवाओं में क्या क्या आता है? देखो, सेवाओं में आता है टूरिज्म, है ना, पर्यटकों की पर्यटन विभाग की सेवाएं होती हैं, पर्यटन की सेवाएं होती हैं, फिर शिक्षा की सेवाएं होती हैं, है ना। अब इसमें ना वीजा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। देखो, पहले सेवाओं के व्यापार में भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के इतने निकट नहीं थे, क्योंकि भारत के जो पर्यटक थे जो ऑस्ट्रेलिया घूमना चाहते थे, भारत के जो विद्यार्थी थे जो ऑस्ट्रेलिया से शिक्षा लेना चाहते थे, उनको वीजा नहीं मिलता था, या वीजा में ऑस्ट्रेलिया बहुत आनाकानी करता था, फ्री वीजा नहीं मिलता था, आसानी से वीजा नहीं मिलता था। इस एफटीए के तहत हम चाह रहे हैं कि हम दोनों देशों के बीच में सेवाओं का व्यापार भी बढ़े, और सेवाओं के व्यापार में शिक्षा से संबंधित सेवाएं हैं, पर्यटन से संबंधित सेवाएं हैं। ठीक है। इन दोनों सेवाओं में लिबरलाइजेशन की जाएगी। अब क्या होगा? भारत से पर्यटक, भारत से विद्यार्थी ऑस्ट्रेलिया में बहुत आसानी से वीजा ग्रहण कर सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं, वहां से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, वहां पे घूम फिर सकते हैं। ठीक है। तो इससे दोनों देशों के बीच में पेशावर
छात्र, पर्यटकों का आदान प्रदान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और कहा यह जाता है कि जब ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती हैं, हमारे लोग ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के लोग हमारे यहां आएंगे, तो दोनों देशों के बीच में और ज्यादा संबंध गहरे हो जाते हैं, हो ही जाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त ऑस्ट्रेलिया में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में के बंदे के बहुत सारे दोस्त हिंदुस्तान में होंगे, भारत में होंगे, तो इससे क्या होगा, दोनों देशों के लोगों के बीच में निकटता बढ़ जाएगी। और देखिए, दोनों देश लोकतंत्र से चल रहे हैं और लोकतंत्र में लोकमत की ही विजय होती है। तो अगर दोनों देशों के लोग चाहते हैं कि हम दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हों, तो हमारे जो नेता हैं, जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं लोकतंत्र में, वो लोगों की सुनेंगे। तो अगर लोग एक दूसरे के निकट हैं तो नेता ऑटोमेटिकली एक दूसरे के निकट होंगे। ठीक है, तो ये जो FTA किया गया है, इससे दोनों देशों के बीच में लोगों का आदान प्रदान भी बढ़ेगा, क्योंकि सेवाओं में भी लिबरलाइजेशन की जा रही है, सेवाओं के व्यापार को भी मुक्त किया जा रहा है, वस्तुओं के व्यापार को तो किया ही जा रहा है। तो ये चीज है। समझौते के तहत समझौते के तहत ना, ये जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स यानी कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के जो छात्र होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके अपना योगदान दे सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के ऐसे ही छात्र जो इस क्षेत्र से आते हैं, स्टेम क्षेत्र से आते हैं, विज्ञान के विद्यार्थी, प्रौद्योगिकी के विद्यार्थी, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी, गणित के विद्यार्थी, ये लोग ऑस्ट्रेलिया से हिंदुस्तान आएंगे, हिंदुस्तान से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में कामकाजी छुट्टियों को आगे बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें वीजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, वीजा और ज्यादा लिबरलाइज हो जाएगा। अच्छा, दुगना कर की जो समस्या है, देखो, भारतीय IT कंपनियां जो ऑस्ट्रेलिया में भी काम कर रही हैं, उनकी जो आमदन होती है उस पे ऑस्ट्रेलिया भी कर लगाता है, हिंदुस्तान भी कर लगाता है, भारत भी कर लगाता है। अब उनकी क्योंकि वो काम ऑस्ट्रेलिया में करें तो ऑस्ट्रेलिया भी उन पे कर लगाएगा, और वो हिंदुस्तानी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां, इसलिए हिंदुस्तान भी, भारत भी उस पे कर लगाता है, उनकी आमदन पे कर लगाता है। अब ये जो दुगने कर की समस्या है, इससे IT क्षेत्र को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो जाना चाहिए, जिसमें ऐसे रूल्स लिखे हों, ऐसे कुछ पॉइंट्स लिखे हों, जिससे यह तय किया जा सके कि ऐसा अगर ये वाला सिचुएशन है तो ऑस्ट्रेलिया कर लगाएगा, अगर ये वाली सिचुएशन है तो भारत कर लगाएगा, ताकि जो IT क्षेत्र है हमारा, उस पे दुगना कर ना पड़े। ठीक है, तो एक ही कर पड़े, या तो भारत लगाए या ऑस्ट्रेलिया लगाए। अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में समझौता होना चाहिए इस चीज को लेके, तो वो समझौता भी हो गया है। तो IT क्षेत्र को भी बहुत बढ़ोतरी मिलेगी इससे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने तकनीकी सेवाएं प्रदान करने वाली भारतीय फर्मों को अपतटीय आय, ऑफशोर इनकम के कराधान को रोकने के लिए स्थानीय कराधान कानूनों में संशोधन किया है। तो उन्होंने अपने जो टैक्सेशन के कानून है उनमें संशोधन किया है, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो संधि हुई है उसी के तहत ये संशोधन किया है, ताकि दुगना कर ना लगाया जा सके भारतीय IT क्षेत्र पे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को कोयले पर शून्य शुल्क पहुंच से लाभ होगा, जो वर्तमान में भारत को ऑस्ट्रेलिया के निर्यात का लगभग 74% है। तो भारत में जो कोयला आयातित किया जा रहा है, 74% ऑस्ट्रेलिया से आता है। ठीक है, तो इस पे अभी हम शुल्क लगाते हैं, 2.5% के हम कर लगाते हैं इस पे, वो हम हटा देंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया को फायदा होगा। खैर, ये सारी डिटेल्स हैं जो आप अपने नोट से पढ़ेंगे। ठीक है, मैं इसके पीछे के जो मूल कारण है वो आपको समझाना चाहता हूं, ताकि ये पूरी की पूरी खबर आपको समझ आ जाए, और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ भी आ गई होगी। चलिए निष्कर्ष देखते हैं इस खबर का। भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये निष्कर्ष बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ये निष्कर्ष, इसी शब्दावली को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने मुख्य प्रश्नों के उत्तर में। मुख्य परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें जिस टाइप के आपको उत्तर देने होते हैं, उसमें ऐसी शब्दावली का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ज्यादा फायदा पहुंचेगा। खैर, निष्कर्ष क्या है इस खबर का? भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ त्रिपक्षीय आपूर्ति श्रृंखला में रेजिलियंस पहल, ट्राइलैटरल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव व्यवस्था में भागीदार है। तो भारत, अब देखिए, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के ये जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, ये चाइना के खिलाफ आपस में एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रहे हैं। साझेदारी
है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चाइना को काउंटर करने के लिए जितने भी चाइना के प्रतिद्वंदी हैं वो एक साथ आ रहे हैं। अब हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में बड़े बड़े देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, ये तीनों साथ आ रहे हैं अलग अलग संगठनों के तहत, अलग अलग संगठनों के साथ। जैसे अमेरिका के साथ मिलकर इन्होंने क्वाड बना दिया। ये जो SSRI है इसके साथ ये तीनों देश एक साथ आ गए हैं। ठीक है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखलाओं के लचीलेपन को बढ़ाने का प्रयास करता है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया हाल ही में गठित क्वाड के सदस्य भी हैं, जिसमें अमेरिका और जापान भी शामिल हैं, ताकि सहयोग की ओर बढ़ा जा सके और साझा चिंताओं के कई मुद्दों पर साझेदारी विकसित की जा सके। अब ये साझा चिंताएं किससे संबंधित हैं? चीन से संबंधित हैं। देखो, अगर हम बात करें तो एक तरह से ना बहुत सारे इन देशों के राजनीतिक बयान आए थे। ये राजनीतिक बयान, ये लोग क्या कह रहे थे? अब राजनीतिक शब्दावली भी अलग होती है। असल जो इनके उद्देश्य हैं वो अलग हैं, पर राजनीतिक शब्दावली अलग है। देखो, इन्होंने चीन का नाम लिए बगैर, जितने भी ये क्वाड के देश हैं, इन्होंने चीन का नाम लिए बगैर कहा है कि हम हिंद महासागर, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है, इसे स्वतंत्र रखना चाहते हैं, इसे ओपन रखना चाहते हैं, खुला रखना चाहते हैं, इसमें सुरक्षा रखना चाहते हैं कि सभी देश सुरक्षित महसूस करें और यहां पे व्यापार बहुत तेजी से बढ़े। अब एक तरह से ये तो एक राजनीतिक बयान है, पर असल में ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसमें हम चाइना का इन्फ्लुएंस नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि चाइना यहां पे और ज्यादा आगे बढ़े। ठीक है, और आप दक्षिण चीन सागर, जो दक्षिणीय चीन सागर है, साउथ चाइना सी, वहां पे चाइना की दखलंदाजी तो आप देख ही रहे हैं। ठीक है, चाइना बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा है, खासकर इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में। तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चाइना को काउंटर करने के लिए ये सभी देश एक साथ आ रहे हैं और अलग अलग तरह की साझेदारियां कर रहे हैं। पर राजनीतिक बयान इनका यह है कि हम इस क्षेत्र को खुला रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, व्यापार के तौर से खुला रखना चाहते हैं, स्वतंत्र रखना चाहते हैं। शब्दावली बहुत अच्छी, एकदम तत्सम शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, पर असल मकसद इनका, असल उद्देश्य है चाइना को पीछे ढकेलना, चाइना के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है, बिकॉज बहुत सारे जो देश हैं चाइना के बढ़ते हस्तक्षेप से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। खैर, यह निष्कर्ष निकलता है। ठीक है जी, चलो अब हम दूसरे विषय पे आते हैं। दूसरा विषय है बिम्स्टेक से संबंधित बंगाल की खाड़ी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक साझेदारी या समझौता। ठीक है, ब्रिजिंग द बे इन क्वेस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्गर बिम्स्टेक। अब ये जो सम्मेलन होने वाला है, ये जो बिम्स्टेक का सम्मेलन होने वाला है, ये जो समिट होने वाला है बिम्स्टेक का, इसकी अब मेजबानी करेगा श्रीलंका। देखो, ये जो बिम्स्टेक है ना, इसके बहुत सारे देश मेंबर हैं। अब ये ना बिम्स्टेक का जब भी सम्मेलन होता है, बिम्स्टेक का जब भी समिट होता है, ये हर साल अलग अलग देश को इसकी मेजबानी दी जाती है। इस साल मेजबानी श्रीलंका की है। तो इसीलिए इस साल जो बिम्स्टेक का समिट होने वाला है, इससे बिम्स्टेक खबरों में आ जाता है। और कोई भी चीज जब खबरों में आ जाती है तो वो आपकी मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा, यूपीएससी की दोनों परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम बिम्स्टेक को थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं बिम्स्टेक की। तो पहले खबर देख लेते हैं। वैसे तो पहले यह देखते हैं कि बिम्स्टेक है क्या। ठीक है, उस पर पहले बात करते हैं। देखो, ये बिम्स्टेक है क्या, ये बिम्स्टेक, ये जो संगठन है, ये है क्या, उसको समझने के लिए, और बिम्स्टेक संगठन में भारत का योगदान क्या है और ये भारत के लिए ये संगठन महत्वपूर्ण क्यों है, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भारत की विदेश नीति क्या है। देखो, भारत की विदेश नीति ये है कि भारत चाहता है कि उसके पड़ोसी जो देश हैं, उसका जो पड़ोस है वो सुरक्षित रहे और उसमें भारत की पकड़ हो। भारत अपने पड़ोस में अपनी पकड़ बनाना चाहता है। इसी के लिए भारत ने कई ऐसे संगठनों का निर्माण किया था, जिसमें से एक संगठन था सार्क। दक्षिण एशियाई देश थे इसमें। पर ये जो सार्क संगठन है, इसमें एक मुद्दा है, एक समस्या है। वो ये है कि इस संगठन के मेंबर हैं भारत और पाकिस्तान, और भारत और पाकिस्तान के रिश्ते
अमूमन तौर पे अच्छे नहीं रहते। और क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बिगड़े रिश्ते रहते हैं, अमूमन हमेशा हम देखते हैं कि कभी कभी ठीक होते हैं, कभी कभी भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कभी कभी ठीक होते हैं, वैसे देखा जाए आमतौर पे खराब ही होते हैं। तो इन दोनों देशों के खराब रिश्तों के चलते यह संगठन कभी उठ नहीं पाया है, यह कभी सफलता की उड़ान नहीं ले पाया है। अब भारत ने अपनी विदेश नीति में पड़ोस में तो पकड़ बनानी है, पर सार्क संगठन वो उद्देश्य भारत का साकार नहीं होने दे रहा है, क्योंकि उस सार्क संगठन में पाकिस्तान भी है। तो भारत अब ऐसे संगठनों का सहारा ले रहा है पड़ोस में अपनी पकड़ बनाने के लिए जिसमें पाकिस्तान है ही नहीं। और ऐसे कई संगठनों में से एक संगठन है बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक क्या है? बंगाल की खाड़ी में जितने भी देश हैं, बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे देश हैं, भारत बहुत सारे देशों का जो तट है वो बंगाल की खाड़ी से लगता है। अब बंगाल की खाड़ी से जिन जिन देशों का तट लगता है उन्होंने मिलके एक संगठन बना दिया है जिसका नाम है बिम्स्टेक। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य है कि यह जो देश हैं ये आपस में आर्थिक निकटता लेके आए, तकनीकी कोऑपरेशन करें, जिससे इस पूरे क्षेत्र को, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र को सुरक्षित बनाया जा सके, विकसित किया जा सके, है ना? क्योंकि विकास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इन सभी देशों के लिए। ये सारे देश विकसित कैटेगरी में नहीं गिने जाते हैं, इनकी गिनती विकसित कैटेगरी में नहीं होती। तो ये विकसित कैटेगरी में अपनी गिनती चाहते हैं, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी के जितने भी देश हैं जिनका तट बंगाल की खाड़ी से लगता है, ये आपस में कोऑपरेट करें, आर्थिक तौर से कोऑपरेट करें, तकनीकी तौर से कोऑपरेट करें, ताकि इस खाड़ी के से लगते हुए सभी देशों का विकास हो सके। तो यह मुख्य उद्देश्य है बिम्स्टेक का। अब बिम्स्टेक के इतिहास पे अगर हम चले जाएं तो देखें, 1997 में गठित बिम्स्टेक 7 दक्षिण एशियाई और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। तो इसमें दक्षिण एशियाई, पाकिस्तान हटा दीजिए बस, दक्षिण एशियाई देश हैं जैसे कि भारत, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये दक्षिण एशियाई देश हैं। और दक्षिण पूर्व एशियाई देश होंगे जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, ये दक्षिण पूर्व एशियाई देश हैं। आपका भूगोल मैं उम्मीद करता हूं आपका भूगोल ठीक है, तो उसमें आपको पता होगा दक्षिण एशियाई देश कौन से हैं और दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन से हैं, जिसमें 1.73 बिलियन लोग, 173 करोड़ लोग रहते हैं। तो ये जो पूरा संगठन है, इसमें जो देश इस संगठन के मेंबर हैं, सबकी आबादी अगर हम मिला लें तो 173 करोड़ बनती है। 173 करोड़ लोग रहते हैं। इसकी जो जीडीपी है, कंबाइंड जीडीपी जो है वो 3.8 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है का एक संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद है। जीडीपी आपको पता है, सकल घरेलू उत्पाद। बिम्स्टेक के सदस्य देश, ये आपको याद होना चाहिए, बिम्स्टेक के कौन से देश सदस्य हैं, कौन से देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं, मेंबर कौन है? बांग्लादेश के पास सदस्यता है, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो आप देखेंगे बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और श्रीलंका दक्षिण एशियाई देश हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देश इसमें कौन से हैं? म्यांमार और थाईलैंड। बंगाल की खाड़ी में बसे देशों में से हैं ये। नेतृत्व करने वाले को देश के नामों के वर्णमाला क्रम में निर्धारित किया जाता है। इसका स्थायी सचिवालय ढाका है, ठीक है? तो इसका अपना एक सचिवालय भी है और सचिवालय का मुख्य कर्तव्य क्या होता है कि इस पूरे संगठन की जितनी भी गतिविधियां हैं वो सचिवालय से चलती हैं। सचिवालय होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारी गतिविधियों को अगर सुचारू रूप से उनका संचालन करना है तो एक सचिवालय का महत्व होता है, सचिवालय का ये काम होता है। अब इसका एक परमानेंट सचिवालय होना चाहिए, है ना? तो बिम्स्टेक का परमानेंट सचिवालय है और वो ढाका में है, ये आपको याद रखना है, स्थायी सचिवालय, ठीक है? खैर, हर साल बिम्स्टेक का जो संगठन है उसका नेतृत्व हर साल चेंज होता रहता है, हर देश का नंबर लगता है, ठीक है? तो इस साल जो नेतृत्व करेगा बिम्स्टेक सम्मेलन का, बिम्स्टेक संगठन के सम्मेलन का जो नेतृत्व करने जा रहा है वो देश है श्रीलंका। खैर, श्रीलंका के आर्थिक मुद्दे चल रहे हैं, वो अलग एक विषय है, उस पर कभी और चर्चा करेंगे। पर श्रीलंका के लिए एक पॉजिटिव न्यूज ये है, पॉजिटिव खबर ये है कि वो बिम्स्टेक का नेतृत्व कर रहा है। खैर, आर्थिक तंगियां वो अलग चल रहे हैं, श्रीलंका के बहुत बुरे हाल चल रहे हैं, उस पर कभी और बात करेंगे। बिम्स्टेक मुक्त व्यापार समझौता बातचीत के अधीन है, जिससे
मिनी सार्क के रूप में भी जाना जाता है। अब इसे मिनी सार्क क्यों कहते हैं? क्योंकि सार्क भारत की विदेश नीति में अब इतना महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे ना होने की वजह से सार्क चल ही नहीं पा रहा है, हमेशा कुछ डेडलॉक सा फंस जाता है ना, कुछ आगे ही नहीं बढ़ पा रहा है। तो भारत ने सार्क को कंप्लीटली साइडलाइन कर दिया है, साइड पे कर दिया है, और भारत ने सोचा है कि भारत की पड़ोस में विदेश नीति के रूप से अगर देखें तो भारत के पड़ोस में भारत की पकड़ बढ़ाने के लिए और संगठनों का सहारा लेना चाहिए। तो बिम्स्टेक एक ऐसा संगठन है, तभी इसे मिनी सार्क भी कह देते हैं, कि जो चीज सार्क करना चाह रहा था, सार्क के द्वारा भारत करने जा रहा था, वो नहीं कर पा रहा है, तो अब मिनी सार्क यानी कि बिम्स्टेक के सहारे करेगा वो। इस शिखर सम्मेलन से सदस्य देश है, इस सम्मेलन में जो श्रीलंका में सम्मेलन हो रहा है उसमें कौन है? वही सारे देश हैं। एक सेकंड, हाँ जी, ठीक है। बिम्स्टेक की अनूठी पारिस्थितिक भारत में समृद्ध राजनीतिक समर्थन और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। खैर ये अलग चीज है, ये आप नोट्स में से पढ़ लेना। एशिया के बीच एक पुल का विस्तार। देखो बिम्स्टेक के द्वारा भारत क्या कोशिश कर रहा है, भारत अपनी पकड़ सिर्फ दक्षिण एशिया में नहीं बढ़ाना चाहता है, भारत अपनी पकड़ दक्षिण पूर्व एशिया में भी बढ़ाना चाहता है, और दक्षिण पूर्व एशिया के सहारे भारत अपनी पकड़ पूर्व एशिया में भी बढ़ाना चाहता है। तो बिम्स्टेक को ना आप एक और व्यू पॉइंट से, एक और दृष्टिकोण से देखना। बिम्स्टेक भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक पहल है। बिम्स्टेक को भारत की जो हिंद प्रशांत रणनीति है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की रणनीति है, उस व्यू पॉइंट से आप देखना। देखो भारत चाहता है कि हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में उसकी पकड़ बढ़े, उसका इन्फ्लुएंस बढ़े, है ना। तो उसमें उसको उस दृष्टिकोण से अगर आप बिम्स्टेक को देखोगे तो बिम्स्टेक एक कदम है जिससे भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएगा, अपनी पकड़ बनाएगा। तो बिम्स्टेक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भारत की हिंद प्रशांत क्षेत्रीय रणनीति के तौर से, के रूप से, ठीक है। बिम्स्टेक में तेजी से बदलते भू राजनीतिक कैलकुलस में विकास सहयोग के लिए एक प्राकृतिक मंच के रूप में विशाल क्षमता है, ठीक है। जितने भी लाइक माइंडेड देश हैं, जितने भी देश जो चीन को अपना प्रतिद्वंदी समझते हैं, चीन के खतरे को सर्वप्रिय तो नहीं, सबसे ऊपर रखते हैं, चीन के खतरे को गंभीरता से लेते हैं, जितने भी देश हैं, जितने भी इस हिंद प्रशांत क्षेत्र में जितने भी देश हैं जो चीन के खतरे को गंभीरता से लेते हैं, वह ऐसे मंच की तलाश कर रहे हैं जहां पे ये मिलके चीन को काउंटर कर सकें। तो बिम्स्टेक के जितने भी सदस्य हैं उनके पास एक मंच है, वो बिम्स्टेक है, ठीक है। विशाल क्षमता है और यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक धुरी के रूप में अपनी अनूठी स्थिति का लाभ उठा सकते हैं। कई क्षेत्र में बिम्स्टेक के सहयोग में ठोस प्रगति हुई है, जिसमें सुरक्षा के क्षेत्र में बिम्स्टेक ने काफी काम किया है। आतंकवाद के क्षेत्र में, बिकॉज ये जितने भी देश हैं जो बंगाल की खाड़ी से जिनका तट लगता है, सभी देशों में आतंकवाद की समस्या बहुत ज्यादा बड़ी है। तो आतंकवाद से लड़ने के लिए बिम्स्टेक ने काम किया है। खुफिया जानकारी, सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में खुफिया जानकारी को साझा करना, साइबर सुरक्षा और तटीय सुरक्षा, कोस्ट लाइन सुरक्षा और परिवहन, कनेक्टिविटी और पर्यटन इत्यादि शामिल हैं। तो इनके बीच में जो समझौते हैं, इनके बीच में जो बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं, इनके बीच में जो साझेदारी चल रही है, इनके बीच में जो पार्टनरशिप है, वो इन क्षेत्रों की है। इन क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, जिससे दोनों देश तो नहीं, सभी देश जो बिम्स्टेक के सदस्य हैं, सभी में विकास में बढ़ोतरी होने की आशा रखी जाती है, अगर ये सारे देश इन क्षेत्रों में साथ काम करें तो, ठीक है। बाकी आप देख लीजिए बिम्स्टेक के बारे में और कुछ जानकारी है जो आपको नोट्स में प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, बिम्स्टेक के द्वारा हम कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं, एक तरह का पुल का काम करेगा बिम्स्टेक। साउथ एशिया यानी कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच में पुल का काम कर रहा है बिम्स्टेक, है ना। तो बिम्स्टेक की रणनीतिक तौर पे भारत की विदेश नीति में बहुत ज्यादा रणनीतिक महत्व है, रणनीति के तौर से बहुत ज्यादा महत्व है। तो
तो इसमें हम चाहते हैं कि जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया इसके बीच में कनेक्टिविटी बढ़े, क्योंकि अगर कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा। दोनों जितने भी देश हैं इन दोनों क्षेत्रों में, दक्षिण एशियाई क्षेत्र और दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों के बीच की निकटता बढ़ेगी। और ये दोनों क्षेत्र चाइना से घबराए हुए हैं, चीन से घबराए हुए हैं। बिम्स्टेक एशिया के दो प्रमुख उच्च विकास केंद्रों दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल के रूप में कार्य करता है। यह एक शांतिपूर्ण, समृद्ध और टिकाऊ रूप से बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यही शब्दावली आपने प्रयोग करनी है अपने मुख्य परीक्षा के प्रश्नों के उत्तर देने में। इसलिए बिम्स्टेक की कनेक्टिविटी के दो आयामों को संबंधित करने की आवश्यकता है। एक क्षेत्रीय रोड मैप में राष्ट्रीय कनेक्टिविटी का अपग्रेड है और एक संयोजन और कठोर और नर्म दोनों बुनियादी ढांचों का विकास होगा। और बहुत सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप देख लेना, ठीक है। पर कनेक्टिविटी की आवश्यकता क्यों है यह दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें भारत की भूमिका क्या है वो आप देख लीजिए, ठीक है। भारत कई काम कर रहा है, खासकर बिम्स्टेक में बहुत सारे देश हैं जो इतने विकसित नहीं है, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया और श्रीलंका की भी अभी हालत खराब है, तो म्यांमार हो गया। तो इन देशों का सहयोग कर रहा है भारत ताकि ये देश भी विकास के पथ पे चल पड़े। तो भारत का भी बहुत योगदान है बिम्स्टेक को उजागर करने में, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि सार्क इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारत की जो विदेश नीति है, खास करके पड़ोसी क्षेत्र में, वहां पे भारत बिम्स्टेक को ज्यादा महत्व दे रहा है, ठीक है। तो भारत ने अपना योगदान बढ़ा दिया है इस संगठन में। चलिए अब इसको संक्षिप्त में देखें पूरी खबर को, इसका क्या निष्कर्ष निकलता है वो देखते हैं। आर्थिक विकास और बिम्स्टेक क्षेत्र के विकास की खोज को सदस्य देशों के बीच एकल दिमागी ध्यान, सिंगल माइंडेड फोकस और सहयोग के साथ प्राप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र में अगर विकास करना है तो आपको सहयोग चाहिए इन्हीं सारे देशों का। निसंदेह बिम्स्टेक एक का इस क्षेत्र के बदलते मानसिक मानचित्र में भारत के लिए विशेष महत्व है। हाँ, यही बात मैं कह रहा था कि भारत का अब जो फोकस है वो सार्क से प्रशांत महासागर और हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र की तरफ बढ़ गया है। सार्क पे अब भारत का इतना ज्यादा फोकस नहीं है। सार्क में अफगानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है। इस क्षेत्र में भारत का फोकस इतना नहीं है। भारत का फोकस समुद्री इलाकों में हो गया, समुद्री क्षेत्र में हो गया है, जहां जिसे हम हिंद प्रशांत क्षेत्र भी कहते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की पकड़ बढ़ाने के लिए बिम्स्टेक कारगर सिद्ध हो सकता है। और इसीलिए भारत ने अपनी जो विदेश नीति की, जो भारत की एक तरह की भारत का जो मानचित्र है विदेश नीति के रूप से अगर हम देखें तो उसमें सार्क का महत्व कम हो चुका है, बिम्स्टेक का महत्व बढ़ चुका है। ये रणनीतिक तौर पे ही निर्णय लिया गया है। भारत ने बंगाल की खाड़ी को भारत के नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का अभिन्न अंग बना दिया है, जो क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को तेज कर सकते हैं, ठीक है। बिम्स्टेक भारत और इसके क्षेत्र के लिए मायने रखता है। देखो, भारत ने अपना फोकस ही हटा दिया है भारत सार्क से, मतलब हटा तो नहीं दिया है, पर हां अब अपना फोकस भारत ने दक्षिण एशियाई देशों पे, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की तरफ और पूर्व एशियाई देशों की तरफ कर दिया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की तरफ कर दिया है, ठीक है। उसमें क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ाना चाहता है भारत, चीन को काउंटर करना चाहता है। इसीलिए भारत बिम्स्टेक को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है। और भारत की विदेश नीति में दो और इंपॉर्टेंट नीतियां हैं। नेबरहुड फर्स्ट, जहां भारत चाहता है कि उसका जो पड़ोस है उसमें भारत की गतिविधियां, विदेश नीति के तौर पे भारत की गतिविधियां बढ़नी चाहिए और चाइना की गतिविधियों को रोकना चाहिए। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, नीति है भारत की। देन एक्ट ईस्ट, भारत का जो विदेश नीति है उसमें जो भारत के पूर्व में देश लाए करते हैं, पूर्व में जो देश हैं वहां पे भारत की पकड़ होनी चाहिए। अभी तक भारत का जो विदेश नीति का दृष्टिकोण था वो पश्चिम की तरफ ही मुड़ा हुआ था। अब भारत पूर्व की तरफ मुड़ना चाहता है और पूर्व की तरफ मुड़ने के लिए बिम्स्टेक कारगर सिद्ध हो सकता है। इस प्रयास में बिम्स्टेक ढांचे के तहत क्षेत्रीय सहयोग को तेज करना और इसे जीवांत, मजबूत और परिणाम उन्मुख बनाने में भारत का महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, ठीक है। पर हमेशा याद रखना
चीन सबसे बड़ा फैक्टर है। ये दोनों खबरों में चीन का फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर था, जिसके लिए भारत इन दोनों संगठनों को और बहुत सारे ऐसे कदम उठा रहा है जिससे चीन को काउंटर किया जा सके। बिम्स्टेक एक संगठन है जो मुक्त व्यापार संधि हुई है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, वो एक ऐसा कदम है। क्वाड एक ऐसा कदम है, ठीक है। बहुत सारे कदम भारत ने उठाए हैं और वो सारे कदम भारत के पूर्वी देशों की तरफ है, पश्चिमी देश नहीं, पूर्वी देश, जिसे हम एक्ट ईस्ट नीति का पार्ट मानेंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हमारी आज की चर्चा खत्म होती है पिछले एक सप्ताह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित करंट अफेयर्स की। अब हम डिस्कस करते हैं आपके लिए जो मैंने शॉर्टलिस्ट करे हैं अभ्यास के लिए प्रश्न। पहले बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपका जो आपके अभ्यास के लिए, प्रारंभिक परीक्षा के अभ्यास के लिए 2 प्रश्न मैं आपके साथ साझा करूंगा। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चिन्हित कीजिए। पहला, ऑस्ट्रेलिया अराफुरा और तिमोर समुद्र द्वारा एशिया से अलग हो गया है। तो वो कौन से सागर हैं, वो कौन से समुद्र हैं जो ऑस्ट्रेलिया को एशिया से अलग करते हैं? तिमोर सागर और अराफुरा सागर। दूसरा, ये भूगोल का एक तरह का प्रश्न हो गया। याद रहे, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, इंटरनेशनल रिलेशंस से जो भी संबंधित करंट अफेयर्स होते हैं उन्हें आप एटलस पे पढ़िएगा, है ना। उन्हें आप नक्शे, जो विश्व नक्शा है उसको देख के पढ़िएगा, क्योंकि वर्ल्ड मैप को ध्यान में रख के पढ़िएगा। एटलस को साइड पे रख के आपने इंटरनेशनल रिलेशन के करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। उसका कारण क्या है कि जो यूपीएससी है, खास करके प्रारंभिक परीक्षा में यूपीएससी की कोशिश होती है कि आपको लोकेशन का आइडिया होना चाहिए। जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी गतिविधि हो रही है, किसी भी और देश की अगर आप बात कर रहे हो, तो उस देश की लोकेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। तो जो भी आईआर में खबरें आएंगी, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित खबरें आएंगी, वो खबरों, उस खबर से कई बार यूपीएससी सवाल नहीं पूछेगा, हाँ, पर उस खबर में जो देश हैं सम्मिलित और उन देशों की लोकेशन क्या है, उस पे सवाल यूपीएससी पूछ लेता है। तभी आज ऑस्ट्रेलिया खबर में था, तो ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन पे सवाल पूछे जा सकते हैं, तभी हमने ऐसा सवाल पूछा है। ऑस्ट्रेलिया अराफुरा और तिमोर समुद्र द्वारा एशिया से अलग है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ताजमान सागर से अलग किया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में ताजमान सागर आता है, ठीक है। तो ये 2 लोकेशन बेस्ड स्टेटमेंट्स हैं, ये कथन हैं, आपने बताना है कौन से सही हैं, ठीक है। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। दूसरा कथन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चिन्हित कीजिए। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल एक क्षेत्रीय संगठन है जिसे 6 जून 1997 को बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के साथ स्थापित किया गया था। तो बिम्स्टेक की स्थापना पे ये एक कथन है। बिम्स्टेक पंचशील के सिद्धांतों पर आधारित है, यानी संप्रभु समानता, क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने, गैर आक्रामकता, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, पारस्परिक सम्मान और पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों के लिए सम्मान, इन सिद्धांतों पर आधारित है बिम्स्टेक। तो पहला कथन है कि बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी और कहां हुई थी, पहला कथन उससे संबंधित है। दूसरा कथन संबंधित है कि बिम्स्टेक किन सिद्धांतों पर आधारित है। आप पंचशील सिद्धांतों के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो यह गलत बात है, आपको पता होना चाहिए पंचशील सिद्धांत क्या हैं। तो क्या बिम्स्टेक पंचशील सिद्धांतों पे आधारित है? क्या यह कथन सही है या गलत है, आपने बताना है, ठीक है। केवल 1 सही है, केवल 2, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई भी नहीं सही, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स के विषय खत्म होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित जो भी पिछले एक सप्ताह में घटित हुआ है, गतिविधियां हुई हैं, वो सब हमने आज ही के लेक्चर में उन पे चर्चा कर ली है। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, इस लेक्चर से संबंधित कोई भी आपके मन में सवाल आता है, कोई भी प्रश्न आता है, तो उसे पूछना ना भूलिए। नीचे कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, वहां पे आप अपना प्रश्न टाइप कर सकते हैं, हम बहुत खुशी से उसका उत्तर देंगे। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।